बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जो इनपुट है वो कौन कौन सी हैं। जैसे कैटेगरीज ऑफ इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े हुए हैं कि लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो हम जो हैं स्टार्ट करेंगे क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन से। उसमें जो है आप देखें प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो असल में होता क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं कि जिसमें आपको इनपुट जो है वो गिवन है, आपको टेक्नोलॉजी गिवन है, यानी लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, और आपने उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हासिल करनी है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये शो करती है कि गिवन इनपुट से आप कितनी आउटपुट हासिल कर रहे हैं, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। जैसे वो एक डेफिनेशन दे रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट्स द हाईएस्ट आउटपुट दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस फॉर एवरी स्पेसिफाइड कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। It shows what is technically feasible when the firm operates efficiently। यानी अगर आपको टेक्नोलॉजी गिवन है और कैपिटल और लेबर जो हैं वो आपको गिवन है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं लेबर और कैपिटल के वो आपको कितनी आउटपुट जो है वो दे सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन ये शो करेगा। तो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो तो है दैट एक्यूज द फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल कांस्टेंट है। और जब हम न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं Q इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो आइसोकॉन्ट जो है, अगर हम जैसे हमने इंडिफरेंस का पढ़ा था तो उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट मिलता जुलता जो है वो आइसोकॉन्ट है, जो कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशन शो करता है एक्स और वाई के, which gives equal satisfaction to the consumer। अब यहाँ हम कहेंगे कि different combinations of input, that is land and that is labor and capital, which gives equal level of production। तो different combinations हैं और production जो है उनसे सेम मिलती है। तो ये उसी से मिलता जुलता ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है। और ये अब सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशंस कुछ हैं कि फॉर एनी लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट इंक्रीजेज विद मोर लेबर, फॉर एनी लेवल ऑफ लेबर आउटपुट इंक्रीजेज। अगर आप कोई भी एक लेबर और कैपिटल बढ़ा देते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो है वो प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो जाती है। वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट। जबकि आप अगर डिफरेंट कम्बिनेशन लेते हैं इनपुट के, यानी लेबर और कैपिटल के, तो मे बी कि वो बल्कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम था, ऐसे यहाँ पे जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेम होगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो है आप देखें आइसोकॉन्ट, ये देखें Q1 है और ये Q1 जो है आइसोकॉन्ट ये शो कर रहा है सेम, इसके हर पॉइंट के ऊपर आपको सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। इसके एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे तो आपको लेबर मिलेगा और कैपिटल जो है वो आपको मिलेगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो उसके बाद जो है अगर आप आइसोकॉन्ट 2 देखते हैं तो उसमें उसने प्रोडक्शन लेट 75 शो की हुई है। तो इसके हर पॉइंट जो इसके ऊपर है वहाँ पे आपको जो भी लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आप ए पॉइंट पे देखें 1 and 3, बी पॉइंट पे देखें 2 and 3। तो जैसे ए पॉइंट पे है, अब इस पूरे आइसोकॉन्ट के ऊपर जो है चाहे जौन से मर्जी लेबर और कैपिटल का कम्बिनेशन ले लें, आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो 55 मिलेगी। इसी तरह से Q2 के ऊपर लेट पॉइंट बी है और यहाँ पे कम्बिनेशन है 2 लेबर और 3 कैपिटल। तो आप इस तरह से मूव करते हैं इससे ऊपर या इससे नीचे अलोंग द सेम आइसोकॉन्ट, तो आपको सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप सी पॉइंट पे जाते हैं, एक नया हायर लेवल ऑफ जो है प्रोडक्शन यहाँ मिलेगा और ये हायर आइसोकॉन्ट है। जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में देखते थे कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता था
वो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी शो करता था। ऐसे ही यहाँ पे जो हायर जो है वो आइसो काउंट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट शो करेगा। जैसे Q1 जो है आइसो काउंट जो है इंडिफरेंस जो आइसो काउंट है ये में 55 और उससे हायर लेवल का जो आइसो काउंट है वो 75 और जो उससे हायर लेवल पे है वो 90 जो है प्रोडक्शन में देता है। तो यहाँ पे आप ये कह डेफिनेशन इस तरह से बनेगी कि एन आइसो काउंट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी Q आइसो काउंट जो है जैसे ये 55 है तो पहले आइसो काउंट के जिस भी कॉम्बिनेशन को आप लेंगे वो आपको यही वाली प्रोडक्शन देगा। तो ये वाला उससे मिलता जुलता इसलिए कॉन्सेप्ट है, जैसे वहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम मिलती थी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आगे है शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। हम यहाँ पे जो है जैसे आपने ये वाला टॉपिक वहाँ पे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, यानी आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से एक टॉपिक पढ़ा था और ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ये शॉर्ट रन से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखें, अगर इस टेबल को देखें तो यहाँ पे लेबर की जो अमाउंट है वो चेंज हो रही है। जैसे लेबर की अमाउंट देखें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक है। और अगर आप अमाउंट ऑफ कैपिटल देखें तो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा, दैट इज़ Q इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इन अगर ये पहला कॉम्बिनेशन है 10 कैपिटल और 1 जो है लेबर है तो इससे हमें जो आउटपुट हासिल होती है वो 30 है 10 है। और जो अगर हम अमाउंट ऑफ लेबर बढ़ाते हैं सेम लेवल ऑफ कैपिटल के साथ या सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ तो हमारी जो प्रोडक्शन है फर्म की प्रोडक्शन जो है वो हो जाती है 30। उसके बाद अगर आप तीसरा लेबर का यूनिट बढ़ाते हैं और कैपिटल का 10 नहीं रहता है तो इससे हमें 60 अमाउंट हासिल होती है प्रोडक्शन की। फिर 80 है 95 108 1110। तो इसमें आप ज़रा अगर आप इस पे गौर करें तो आपको ये वाला जो है टोटल आउटपुट का बिहेवियर सिर्फ आपको पता होना चाहिए। बाकी जो बिहेवियर है ज़ाहिर है एवरेज प्रोडक्शन है तो वाले एवरेज आपने निकालनी है तो ज़ाहिर आपने टोटल प्रोडक्शन को आपने लेबर पे डिवाइड करना है तो आपके पास एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगी लेबर की। यानी एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको सिंपल ये काम करना है कि टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर, क्योंकि लेबर की वजह से ये प्रोडक्शन बन रही है। तो जैसे आप पर लेबर निकालते हैं, जैसे आप औसत निकालते हैं, तो वैसे आप निकालेंगे कि 10 अगर जो है आउटपुट लेवल है तो 1 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 30 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं 15 है, 60 को 3 पे 20 है, 80 को आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो 20 आता है। तो ये तो एवरेज प्रोडक्शन जो है लेट जैसे कोई भी एवरेज आप निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में आप एवरेज देखते हैं तो ऐसे ही आ जाएगी सिंपल, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मार्जिन प्रोडक्शन जो है इसका फार्मूला ये होता है कि मार्जिन प्रोडक्शन जो है व्हाट इज़ द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन लेबर। लेबर आप एक बढ़ाते हैं, जैसे 1 जब लेबर थी तो 10 प्रोडक्शन थी, जब आपने लेबर 2 की तो 30 होगी, इसका मतलब 20 का चेंज आया। तो पहले पे जो है देखें उसने 10 लिखा हुआ है मार्जिन प्रोडक्शन, दूसरे पे आगे 20 लिखा हुआ है, फिर 30 और 60 के दरमियान जो चेंज आता है दैट इज़ 30 और 30 जो है उसने आगे फिर लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि मार्जिन प्रोडक्शन जो है वो जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज है, यानी इसका फार्मूला जो है MP मार्जिन प्रोडक्शन इज इक्वल टू TP टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन डेल्टा TP बटा डेल्टा L। यानी चेंज डेल्टा मीन चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। तो लेबर में तो 1 का चेंज आ रहा है तो उससे 1 जो है अगर किसी डिनोमिनेटर में होता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आपने जस्ट यहाँ पे कहा जाता है कि जनाब टोटल आउटपुट में जो चेंज है उसको देख के तो आप जो है मार्जिन प्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब रह गया टोटल आउटपुट का, आपको एवरेज का पता चल गया कि आपने टोटल को लेबर पे डिवाइड करना है, उसके बाद मार्जिन का पता चल गया कि टोटल में जो चेंज आ रहा है उसको आप मार्जिन प्रोडक्शन कहेंगे। अब टोटल आउटपुट जो है उसमें आप बिहेवियर आपको देखना चाहिए कि बिहेवियर कैसा है। आप देखें ज़रा 10 और जो 30 है, पहले 10 की जो है प्रोडक्शन हुई, फिर 20 का हो गया 30 हो गई, फिर 30 का हो गया 60 हो गई।
अब देखें 10 से लेकर 60 तक जो है जो प्रोडक्शन में तब्दीली है उसका इंक्रीजिंग रेट है, ये इसका इंक्रीजिंग रेट है। नहीं पहले 10 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर 30 बढ़ी, दैट इज़ इंक्रीजिंग रेट। तो पहले ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है, जैसे कि होता है शुरू में जिसके पास भी जिसको लेबर को जब एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती है शुरू में, तो लोग बड़ी एफिशिएंसी से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर को हम देख रहे हैं। उसके बाद जो है एक लेवल आएगा जिसमें डिक्रीजिंग रेट से जो है वो इजाफा होएगा। जैसे 60 से 30 से 60 30 का चेंज आ गया, 60 से 80 20 का चेंज आ गया, और 80 से 95 15 का है, और 95 से 108 13 का है, और 108 से 112 ये 4 का चेंज है। तो इसका मतलब है ये टोटल बढ़ तो रहा है, लेकिन ये अब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पहले इंक्रीजिंग से बढ़ रहा तो फिर डिक्रीजिंग से। अब इसमें आपको इसके दो बिहेवियर मिल गए, यानी पहले इंक्रीजिंग से बढ़ा है, 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, 30 के बाद फिर जाके 20 15 और उसके बाद 13 और फिर 4। तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग से बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो जब लेबर आप लगाएंगे तो एक लेवल ऐसा भी आएगा जब आपकी टोटल प्रोडक्शन में चेंज नहीं आएगा, और तब जो है आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो होगी, और उसके बाद आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है फर्म में एक ख़ास लेवल तक आप जो है लेबर लगा सकते हैं। उसके बाद जो है लेट के 10 मशीनें और जो है उसको 8 बंदे जो हैं वो कम्बिनेशन है, या 7 बंदों का 8 बंदों का कम्बिनेशन है जो कि ऑप्टिमल कम्बिनेशन है, 10 कैपिटल और 8 लेबर। तो ये ऑप्टिमल अगर कम्बिनेशन है, तो अगर आप एक्स्ट्रा जो है लेबर लगाएंगे तो उससे ये होगा कि वो उनकी जब एवरेज आप निकालेंगे तो वो उनका हिस्सा कम बनेगा। तो टोटल में जब जो है चेंज नहीं आएगी या टोटल में कमी आना शुरू होगी तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए जो है इसमें जो ऑप्टिमल कम्बिनेशन है जहाँ तक आप एम्प्लॉय कर सकते हैं लेबर, वो है 7 और 10 कम्बिनेशन। 7 आप लेबर 8 और 10, दैट इज़ 8 एंड 10। 8 और 10 जो है वो ऑप्टिमल कम्बिनेशन है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन जो है आपकी ज़ीरो है, यानी फर्म की जो टोटल प्रोडक्शन है वो वहाँ पे मैक्सिमम है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन जो है उसकी ज़ीरो है। तो इसमें कुछ हमारे पास बिहेवियर आ रहे हैं, देखें अगर जैसे जो है यूनिट लेबर का जो लगाया आपने 3, वहाँ तक देखें अगर आप, तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन इज़ ग्रेटर दैन एवरेज प्रोडक्शन। 4 नंबर जो लेबर का है वहाँ पे आप देखें कि एवरेज प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन, और उसके बाद अगर आप 7 तक देखें तो आपकी एवरेज प्रोडक्शन इज़ ग्रेटर दैन मार्जिनल प्रोडक्शन, और 8 के ऊपर जाके आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो है, और 9 और 10 के ऊपर आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव है। यानी ये 5 आलमोस्ट इसके रिलेशनशिप बन रहे हैं। पहला रिलेशनशिप ये बन रहा है कि 3 यूनिट ऑफ लेबर तक MPL इज़ ग्रेटर दैन APL, फिर 4 5 6 7 यहाँ पे जो है APL इज़ 4 के ऊपर APL इज़ इक्वल टू MPL, और 5 6 7 के ऊपर जो है APL इज़ ग्रेटर दैन MPL, 8 के ऊपर MPL इज़ इक्वल टू 0, और 9 और 10 के ऊपर MPL इज़ नेगेटिव। तो 5 रिलेशनशिप बने हैं, ये आपको देखने चाहिए। अब देखें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो आपने की यहाँ पे किया है कि AP जब हमने निकाला तो वो क्या था, आउटपुट बटा लेबर इनपुट। यानी जैसे मैंने कहा कि आपने एवरेज प्रोडक्शन निकालनी है तो क्वांटिटी को आप लेबर में डिवाइड करें, मार्जिनल प्रोडक्शन आपने निकालनी है तो चेंज इन क्यू और चेंज इन लेबर। उसके बाद आपने ग्राफ बनाने हैं इन तीनों का। आपने जो टेबल में काम किया है वो आपने काम किया है टोटल प्रोडक्शन के ऊपर, यानी टोटल आउटपुट के ऊपर किया है, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के ऊपर। अब सबसे पहले आप टोटल का बनाएंगे। तो देखें हमने जो है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है टोटल प्रोडक्ट जो है जो हमने गेन की है लेबर के कुछ यूनिट लगा के, वो ये है। यहाँ सबसे पहले आप देखें 8, जब आपके पास 8 जो लेबर का है जो आपने लगाया है, उस वक्त आपकी जो D पॉइंट के ऊपर आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है। अगर आप टेबल से देखें तो दैट इज़ 8, और 8 के ऊपर आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो 0 है, और आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो है 112। तो अगर आप इसको डायग्राम से देखें तो यहाँ पे देखें ये D पॉइंट है जहाँ पे आपकी और 8 नंबर ऑफ लेबर है,
और वहाँ पे जो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज़ 112। इसका मतलब है यहाँ पे ये मैक्सिमम है। और अगर आप नीचे जाएंगे और 8th नंबर पर लेबर देखेंगे तो आप देखें मार्जिनल प्रोडक्शन जो आपकी है वो है 0। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। अगर आप इसका देखते हैं, आप ये बहुत इजी है कि आपने जस्ट वहाँ से देखने के नंबर कौन कौन से हैं। 1 को आपने सबसे पहले 10 से मिलाना है, फिर 2 को 30 से मिलाना है, 3 को 60 से मिलाना है। यानी शुरू में जो भी उसके नंबर होंगे टोटल प्रोडक्शन के, और जो लेबर के नंबर है 10, उसके सामने जो भी टोटल प्रोडक्शन का नंबर आप उसके साथ मिलाएंगे और उसके बाद ये वाला जो है ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अब इस ग्राफ का कुछ हिसाब देखें कि शुरू में जो है वो इंक्रीजिंग जो है, जैसे 3 नंबर जो है आपका लेबर का, वहाँ तक जो है इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है। उसके बाद ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो जाता है और डी के ऊपर जो है ये मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाती है। तो वो जो हमने ट्रेंड देखे थे आपके टेबल के अंदर, वही वाले ट्रेंड आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप एवरेज प्रोडक्शन की यहाँ पे हमने 5 इसके रिलेशनशिप देखे थे। अब देखें यहाँ पे जो है MPL जो फर्स्ट रिलेशनशिप है बनता है, तो यहाँ पे देखें आप जो है 4 तक, ये देखें MPL इज़ ग्रेटर देन, MPL ऊपर है। अगर आपने ज़ाहिर है आउटपुट देखनी है या MPL या APL देखनी है तो आपको वाई एक्सिस पे जाना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे देखें दिस इज़ 30 और इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे दैट इज़ 18 या कुछ और आएगा। तो ये वाला जो इसकी ग्राफ है APL का वो नीचे है और MPL का ऊपर है। यहाँ से नज़र आ रहा है कि MPL जो है वो ग्रेटर है। आगे जाके दूसरा रिलेशनशिप ये है E के ऊपर, जहाँ MPL और APL इक्वल हैं। और तीसरा जाके देखें 7 नंबर जो है लेबर का, वहाँ तक, वहाँ पे आप देखें कि ये जो APL है इसकी लाइन ऊपर है और MPL के नीचे। इसका मतलब ये थर्ड रिलेशनशिप है जहाँ पे APL इज़ ग्रेटर देन MPL। उसके बाद अगला रिलेशन 4th नंबर का MPL इज़ इक्वल टू 0 और आगे 5वां रिलेशनशिप ये होगा कि MPL इज़ नेगेटिव। तो दिस इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और इसमें ये वाले सारे रिलेशनशिप जो ऑब्जर्वेशन है ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ when MP is equal to 0, TP is at its maximum. When MP is greater than AP, AP is increasing. When MP is less than AP, AP is decreasing. और when MP is equal to AP, AP is at its maximum. तो AP जो है उस वक्त मैक्सिमम होती है जब ये इक्वल होते हैं। तो ये रिलेशनशिप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम और टेबल से। द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, तो यहाँ से एक लॉ भी आप ये कर देख सकते हैं कि डायमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो हैं वो भी देख सकते हैं कि आप देखें कि जो मार्जिनल लेबर है, यानी 3 के बाद अगर आप देखें तो आपकी मार्जिनल रिटर्न जो है शुरू में, अगर आप टेबल पे आएँ तो आप मार्जिनल के रिटर्न देख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन के, ये वाला देखें टेबल, और इसमें आप रिटर्न देखें यहाँ पे कि 1 2 3 यहाँ तक आप देखें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है आपको। कि जो मार्जिन प्रोडक्शन है, आपको याद होगा आपने इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। और इसमें आप देखें जब आप लेबर 1 2 3 लगा रहे हैं, लेबर आप 1 2 3 लगा रहे हैं, तो देखें मार्जिन प्रोडक्शन जो है 10 20 और 30 मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। दिस इज़ इंक्रीजिंग जो है वो रिटर्न। उसके बाद आप देखें 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आप देखें 30 से फिर 20 20 से 15 15 से 13 और 4, यहाँ पे देखें आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है। और उसके बाद 8th नंबर पे नो रिटर्न और 9th और 10 पे नेगेटिव रिटर्न। तो 4 तरह के आपको रिटर्न मिल रहे हैं, एक इंक्रीजिंग रिटर्न है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न है, उसके बाद नो रिटर्न है और नेगेटिव रिटर्न है। अच्छा, तो इसको आप डायमिनिशिंग रिटर्न भी कह सकते हैं। द लॉ ऑफ डायमिनिशन कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग रन डिसीजंस टू इवेलुएट द ट्रेड ऑफ डिफरेंट प्लांट configuration. Assume the quality of the variable input is constant. Explain a declining MP not necessarily a negative one. Assumes a constant technology. The effect of technological improvement. तो अगर आप टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो यही वाला टोटल प्रोडक्शन का जो ग्राफ है वो ऊपर शिफ्ट कर सकता है। यानी 6 नंबर जो है, लेट के ये देखें 8th नंबर है, अगर ये 7 नंबर है, आप कोई भी नंबर लेबर का लगाएंगे तो आपको अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है, जैसे आप 6th नंबर जो है 6th नंबर जो है लेबर का लगाया तो आप A पे जाते हैं, तो इसी से आप ऊपर देखें
अगर आप 6 नंबर लगाते हैं और लेबर जो है या टेक्नोलॉजी हमें इम्प्रूव करती है तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और उसके बाद और इम्प्रूव करने पे आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ऊपर शिफ्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें ये वाला है प्रोडक्शन विद 2 वेरिएबल इनपुट्स। अब देखें यहाँ पे जो है आपके पास लेबर है, पर ईयर है, द शेप्स ऑफ आइसोकोन की हम बात करने लगे, कैपिटल पर ईयर। और यहाँ पे देखें आप देख रहे हैं कि लेट के जो है वो जैसी प्रॉपर्टीज थी हमने इंडिफरेंस कर्व की पढ़ी थी कि वो नेगेटिवली फॉल करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम जो है एक चीज़ और डेफिनेशन जो आपने देखी होगी MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो उसको भी ये देखना चाहिए कि जब हम एक नंबर ऑफ लेबर जो है उसको आप हायर करते हैं, जबकि कैपिटल जो है वो आपका कांस्टेंट है क्योंकि आपने ये वाला शॉर्ट रन का लिया हुआ है तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये होगा कि लेबर बढ़ने से आप जो है एक नई जो है आइसोकॉन के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। अब देखें 3 जो है वो कैपिटल है और यहाँ पे जो लेबर है वो 1 है, तो आप आइसोकॉन 1 के ऊपर हैं। जब आप लेबर के अमाउंट बढ़ाएंगे तो उससे ये होगा कि आप जो है एक नए आइसोकॉन पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमने शुरू में पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट कैपिटल रहता है और आप लेबर बढ़ाते हैं तो आप नए आइसोकॉन पे जाएंगे, और अगर जो है आप लेबर को कांस्टेंट करते हैं और कैपिटल को आप बढ़ाते हैं तो आप अगले आइसोकॉन पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आप सेम आइसोकॉन के ऊपर रह सकते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है शुरू में। उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूटिंग अमंग इनपुट्स, तो ये वाला जो है दिस इज MRTS, दैट इज चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन लेबर इनपुट। तो डेल्टा के ओवर डेल्टा L, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन तो वही है, तबादला जो है रेट इसका देखना है। रेट से यह मुराद ये है कि जैसे ये वाला देखें, हम यहाँ से एक लेबर हायर कर रहे हैं तो हम लेट के 2 जो है कैपिटल छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाई कर रही है फॉर्म, और जब आप एक और लेबर लेते हैं तो आप 1 छोड़ रहे हैं, तो ये 2 और 1 ये असल में चेंज इन कैपिटल है। ये जो वाई एक्सिस है ट्राइंगल का, वाई एक्सिस है ये शो कर रहा है चेंज इन कैपिटल को, और ये इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये शो कर रहा है चेंज इन लेबर को। क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आप लेबर ले रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है आप कैपिटल लेते हैं। तो अब इसका जो है 2/1 दैट वुड बी MRTS, फिर 1/1 MRTS, फिर 2/3 और 1 और 1/3 और 1। इस तरह से ये MRTS जो है वो कम होती जा रही है। जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व में देखा था MRS जो है वो कम होती जाती थी, उस वजह से ये जो इसका स्लोप है वो जो है वो कम होता जाता है, या इसको स्लोप भी कह सकते हैं। MRTS इज़ द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट, MRTS इज़ डेल्टा के ओवर डेल्टा L। तो आप जो है देख सकते हैं कि चेंज इन कैपिटल और चेंज इन लेबर, चेंज इन कैपिटल और चेंज इन लेबर, आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। इसका मतलब है MRS जो है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ये है आपका आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट्स व्हेन इनपुट्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स, अगर जो है आप लेबर को कैपिटल के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका मतलब है दोनों की एफिशिएंसी सेम है और दे आर सब्स्टिट्यूटेबल। तो अगर आप एक लेबर जो है काम करते हैं तो आप एक कैपिटल लेट के ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे आप कहते हैं दे आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। तो जब वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं तो फिर आपका जो आइसोकॉन्ट है वो स्ट्रेट लाइन होएगी। और अगर जो है इफ़ दे आर फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, और अगर जो है आपके लेबर और कैपिटल जो है एक ख़ास प्रोपोर्शन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा आप परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे द MRTS इज़ कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन द आइसोकॉन्ट फॉर अ गिवन आउटपुट, ये हमने परफेक्टली की बात की थी। इस तरीके से फिक्स्ड में जो है एक ख़ास जो है नो सब्स्टिट्यूशन इज़ पॉसिबल, यानी एक पॉइंट ऐसा है जैसे ये लेट
आइसो काउंट के ऊपर एक पॉइंट है जो कि हमारे इक्विलिब्रियम को शो करता है। अगर हम इसे ये करते हैं कि लेबर को बढ़ाते हैं तो हम कैपिटल को रिप्लेस नहीं कर रहे, यानी अगर आप यहाँ ए पॉइंट से आगे जाते हैं आइसो काउंट के ऊपर तो आप लेबर को तो हायर कर रहे हैं लेकिन आप कैपिटल को जो है आप रिप्लेस नहीं कर रहे, सेक्रीफाई नहीं कर रहे। इसका मतलब है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जो है अगर आप एक पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, जहाँ आप चाहें आप रिप्लेस करते हैं। जैसे बी के ऊपर आप नीचे आते हैं और ये कैपिटल है, जब सी पे आएंगे तो लेबर बढ़ जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। अब ए से बी पे जाएंगे लेबर बढ़ेगा और कैपिटल कम हो जाएगा, बी से सी पे जाएंगे लेबर बढ़ेगा कैपिटल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ख़ास प्रोपोर्शन है तो आप जो है उसको जो है रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती लेबर बढ़ाने से या कैपिटल बढ़ाने से। लेबर जो है वो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपने आउटपुट बढ़ानी है तो आपने लेबर और कैपिटल को, अगर लेट आपने यहाँ पे लेबर 1 यूज़ किया और कैपिटल 1 है तो आप इसको 2 और 2 करेंगे या 3 और 3 करेंगे तो आप अगले जो हायर लेवल ऑफ आइसो काउंट है आप उस पर जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हायर लेवल, दिस इज मैप ऑफ एन आइसो काउंट। हायर लेवल जो है हायर लेवल ऑफ जो है वो आउटपुट अगर हासिल करना है आपने तो आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर लेबर है और वाई एक्सिस के ऊपर कैपिटल है। तो जब 2 और 5 थे तो आप 10 प्रोडक्शन वाले आइसो काउंट के ऊपर है। जब आपने 10 लेबर कर ली और 4 कर दिया आपने कैपिटल को तो आप 30 वाले जो है प्रोडक्शन जो उस आइसो काउंट के ऊपर आप चले गए। उसके बाद है आपने पढ़ा हुआ है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में ये है लेट कि आप जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आप लेबर और कैपिटल में इजाफा करते हैं। जैसे देखें कि लेबर जो है 5 है और कैपिटल 2 है तो इस 5 को आपने 10 कर दिया, डबल कर दिया, और 2 को भी डबल किया तो 4 हो गया। ठीक है, आपने यानी इसको आपने 100% बढ़ा दिया, ये 5 से 10 हो गया और वो भी 100% बढ़ गया तो आपकी प्रोडक्शन भी 100% बढ़ गई। ठीक, यानी 10 का 20 हो गया। उसके बाद देखें आपने 10 से 15 किया यानी 50% आपने अपनी प्रोडक्शन इनपुट को बढ़ाया है। और यहाँ पे देखें 4 से 6 किया तो इसका मतलब है 50% आपने अपनी कैपिटल को भी बढ़ाया है। तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी 50% बढ़ेगी, यानी जिस प्रोपोर्शन से आपकी, इसका मतलब ये है पहले देखें आपने 100% इजाफा किया तो आउटपुट में 100% इजाफा, फिर इनपुट में 50% इजाफा किया तो आउटपुट में फिर 50% इजाफा हो गया। इसका मतलब है फिक्स्ड प्रोपोर्शन से अगर इनपुट और आउटपुट में इजाफा होता है तो उसको हम कहते हैं दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आगे चलें, आगे है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो डिक्रीजिंग में ये है, अगर आप देखें इसमें तो आपने 2 से और आपने जो है 5 आपने 100% इजाफा किया है 5 से 10। इनपुट में देखें 100% इजाफा 5 से 10 और 2 से 4, जबकि आउटपुट में जो है वो देखें इजाफा जो है वो कितना हुआ, दैट इज़ 10 से 30। तो दैट इज़ नॉट डिक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग। कि 10 का जो है 20 नहीं हुआ बल्कि 10 का 30 हो गया, 100% नहीं 200 टाइम्स जो है। तो दिस इज़ नॉट डिक्रीजिंग। ये वाली हेडिंग जो है ये वाली ये ठीक नहीं है क्योंकि जो प्रोडक्शन आपकी चेंज हो रही है, अब देखें वो जो है वो 30 पे जा रही है। अगर आपके यहाँ 10 से 15 तक बढ़ती तो हम कहते हैं जी फिर जो है इनपुट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है लेकिन आगे से रिटर्न कम मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ से रिटर्न देखें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यानी 5 से 10 आपकी लेबर हुई है 100%, 2 से 4 कैपिटल 100%। लेकिन प्रोडक्शन देखें ये 10 से 30 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, यानी 10 का आप डबल करेंगे तो 100%, फिर 10 को करें तो ये 200 जो है या 2 टाइम्स आपकी जो है ना ये प्रोडक्शन बढ़ी है। दिस इज़ जो है वो दिस इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग रिटर्न ये होगा कि लेट के आप ये 5 और 10 का इजाफा होता है तो अगर आप 10 की प्रोडक्शन ये वाली है तो यहाँ 15 होता, यानी आप अब जो है इसके ऊपर 15 अगर आप लिख देते हैं कि जनाब ये वाली 15 की प्रोडक्शन है या रिटर्न जो हमें 15 मिला है, यानी 10 का सिर्फ आधा बढ़ा है 50%, तो फिर आप इसको डिक्रीजिंग रिटर्न कह सकते हैं।
अच्छा, हमने जो पढ़ा है वो इसमें ये है कि इसको एक दफ़ा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ देखा है। हमने जो है आज इसमें इस लेक्चर में प्रोडक्शन को देखा है। प्रोडक्शन में जो है आपने एक और चीज़ देखनी है, वो है आइसो कॉस्ट लाइन, जो कि यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। आइसो कॉस्ट लाइन आपने देखनी है, और आइसो कॉस्ट लाइन जो है जैसे बजट लाइन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, तो आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो आपने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखनी है। ये जो आइसो कॉन्ट वाला चैप्टर है यहाँ पे आप देखेंगे। और आपको इस तरह की लाइनें वहाँ मिलेंगी, और यहाँ पे लेबर और कैपिटल, जैसे हम कहते थे कि बजट लाइन जो है डिफरेंट कम्बिनेशन जो हैं एक्स और वाई के शो करता है, जो कि कंज्यूमर परचेज कर सकता है। ऐसी आपको आइसो कॉस्ट लाइन मिलेंगी। वहाँ पे ये होगा कि जो है वो ऐसे कम्बिनेशन हैं लेबर और कैपिटल के, जो कि फर्म जो है वो परचेज कर सकती है। तो उसको आपने ज़रूर देखना है उसके अंदर। और अच्छा, आपने जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आपने देखा था, उसमें आप लॉज ऑफ रिटर्न्स की बात आपने की थी कि जब हम लेबर को डबल करते हैं तो अगर आउटपुट भी डबल हो जाए तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और अगर हम डबल करते हैं इनपुट्स को और जो 3 टाइम्स अगर आउटपुट बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं जनाब ये वाला तो इंक्रीजिंग रिटर्न है। और डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो ये होगा कि अगर हम इनपुट बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और लेकिन उससे के मुकाबले में आउटपुट जो है वो कम बढ़ती है, तो उसको आप डिक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब इस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में जो है वो ये होगा कि आप जो है लेबर को देखें, अगर आप डबल करते हैं और कैपिटल को भी डबल करते हैं, यानी आपने यहाँ इंक्रीजिंग लॉज ऑफ रिटर्न में सिर्फ आप जो हैं वो लेबर को चेंज करेंगे, कैपिटल कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे। लेकिन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आप ये कर रहे हैं कि आप चूँकि ये लॉन्ग रन से मुतल्लिका है और इसमें आप लेबर को भी डबल करते हैं और कैपिटल को भी डबल करेंगे, तो फिर देखेंगे प्रोडक्शन में कितना इजाफा हुआ। अगर आप लेबर को डबल करते हैं, कैपिटल को डबल करते हैं और उससे आपकी जो है आउटपुट जो है वो डबल हो जाती है, तो फिर उसको आप कहते हैं कि दैट इज़ जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। वहाँ पे आपने स्केल का लफ्ज़ नहीं लगा सकते, वहाँ पे आपने जस्ट रिटर्न्स का आपने बात करनी है और जस्ट आपने लेबर को चेंज करना है, वो शॉर्ट रन से मुतल्लिका है। आगे है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, तो इसमें आप जो है आप उसी तरह से देखेंगे कि अगर लेबर और कैपिटल को डबल करने से आउटपुट जो है वो डबल नहीं होती बल्कि उससे कम बढ़ती है, तो उसको आप डिक्रीजिंग कहेंगे। इंक्रीजिंग में ये है कि आप लेबर और कैपिटल को डबल करते हैं तो मोर देन डबल जो है अगर बढ़ जाती है आपकी आउटपुट, तो दैट वुड बी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद अब ये आपको आइसो कॉस्ट लाइन है, जिसमें आपने एक तरफ लेबर रखा हुआ है और कैपिटल रखा हुआ है, और ये बताएगा जनाब कि आपकी फर्म है वो ख़ास अपनी बजट से जो है वो लेबर और कैपिटल के कितने कम्बिनेशन, कौन कौन से कम्बिनेशन वो ख़रीद सकती है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ जो है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। यहाँ पे आप देखें कि आइसोकॉन्ट और ये आइसो कॉस्ट लाइन है। अब ई से यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और लेबर L1 और K1 इज़ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट जो कि इस फर्म को मिल रहा है, और उससे ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हासिल हो रही है। यानी मिनिमम जो है फैक्टर्स लगा के, इनपुट लगा के वो मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर रही है, दैट इज़ Q2। इसमें भी वही कंडीशन है कि स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इन आइसो कॉस्ट लाइन। वहाँ क्या था, स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस का, तो उससे मिलती जुलती है दोनों के स्लोप, आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप और आइसोकॉन्ट का स्लोप जो है वो इक्वल होने चाहिए। और उसके बाद जो है आपने इक्विलिब्रियम जो है फर्म का किया, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होगा। इसको आप देख लीजिएगा
कि लॉज ऑफ रिटर्न्स, प्रोडक्शन में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा है, लॉज ऑफ रिटर्न देखें और लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल देखें। तो ये वाले सारे टॉपिक आपने इसमें करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखते हैं कॉस्ट की थ्योरी देखेंगे।